Okay children, now we continue the same chapter, unit of force. So as you all know, there is SI unit for all type of forces and all types of quantities which is acceptable throughout the country. So in SI unit, the unit of force is Newton, and it is represented by capital N. Now if I say to feel how much force 1 Newton is, place 100 gram weight, measure on your palm and hold it parallel to the ground. The force exerted by 100 gram weight on your palm is nearly 1 Newton. So it is saying कि 100 ग्राम वेट को अपने हाथ पर रख के ज़मीन से ऊपर लिफ्ट करेंगे तो उसको लिफ्ट करने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ 1 न्यूटन. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. 100 ग्राम के बाट को या वेट को अपने हाथ पे रख के ज़मीन के ऊपर लिफ्ट करेंगे. उसको लिफ्ट करने के लिए जितने फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कैलकुलेटेड एज 1 न्यूटन. मीन्स वी नीड 1 न्यूटन फोर्स टू लिफ्ट 100 ग्राम बॉडी. Is it clear? Now if you similarly if you place a 200 gram weight on your palm, अगर आप अपने हाथ पे 200 ग्राम वेट को रखें और उसे ज़मीन से ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करें, उठाएं, तो उस 200 ग्राम वेट को लिफ्ट करने के लिए हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं that is equal to 2 newtons. Now 1 kilogram force means 1 kgf. So 1 kilogram force is equal to, it can be defined as the force required to lift a body of mass 1 kg vertically upwards is called 1 kilogram force. इसका मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट या मास जिसका 1 kg हो, उसको लिफ्ट करने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. 1 kg मास के बॉडी को ज़मीन से ऊपर लिफ्ट करने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय kgf, 1 kgf. नाउ रिजल्टेंट फोर्स मीन्स नेट फोर्स. अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक हेवी बॉडी है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं. पहले एक लड़का 40 न्यूटन फोर्स लगाता है इस बॉडी को मूव कराने के लिए, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, स्टिल ही फील्स डिफ़िकल्ट टू मूव द बॉडी. अब एक उसका दूसरा फ्रेंड आता है, वो 50 न्यूटन का फोर्स अपने फ्रेंड के साथ में ही खड़ा होकर उसी डायरेक्शन में लगाना शुरू करता है. इट मीन्स एक ने 40 न्यूटन लगाया और दूसरे ने 50 न्यूटन फोर्स लगाया. दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट और रिजल्टिंग फोर्स विल बी 90 N. नाउ इट विल बिकम ईजियर टू मूव द बॉडी इन डिजायर्ड डायरेक्शन, है ना. अब वो आसानी से जिस डायरेक्शन में हम मूव कराना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आसानी से और जल्दी मूव कर सकेगा. लेकिन अब यही चीज़ अपोजिट हो जाए, है ना. अब यहाँ पे जस्ट यू कैन सी इन दिस फिगर, ये अपोजिट हो गया. ये लड़का 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इसको इस डायरेक्शन में पुश करने के लिए,
जबकि ये जो है ये 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि नेट फोर्स क्या होगा, द ग्रेटर फोर्स minus the smaller force, means 40 Newton and 40 Newton will get cancelled. So 50 minus 40 N resulting force will be plus 10 N. It means ये जो 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ये इसको आगे मूव करा सकता है, जबकि ये जो 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो बॉडी को आगे मूव नहीं करा सकता है ना। तो 10 न्यूटन फोर्स के हिसाब से ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स अप्लाइड। ओके चिल्ड्रन, सो वी कैन कंक्लूड हियर ऑल्सो। जस्ट सी the total force applied on the heavy box that I have explained you in the previous figure. The resultant force is a single force. Thus we can say the resultant force is a single force that is applied to the body and would have the same effect as all the separate forces acting upon it. So net force or resultant force is a single force that is applied to the body and would have the same effect as all the separate forces acting upon it. And by this activity you can understand that when two equal forces act on an object in opposite directions, the resultant force becomes zero and the object does not move. Here you have seen, if the two different forces are there, then only one force will act, show the action on the body, the force that is greater. But here if I take the same example and same force 40 Newton is applied from this direction and 40 Newton is applied from this direction, so from both the directions applied force is equal, and if applied force is equal in opposite directions, then resultant force becomes zero. The object will not move at all. So by this we can conclude that when two unequal forces act in opposite directions on an object, the resultant force is found to be the difference between the two forces. That I have told you earlier, it is mentioned here, but I have explained you earlier, that is being repeated. When the forces are unequal, in that case force act in opposite direction on an object, the resultant force is found to be the difference between the two forces. It moves the body in the direction of the larger force, that I have already told you. On basis of this, you might have seen tug of war. You might have played at your home or school. In this tug of war, equal number of people are on both the sides and in center there is a line. Both of them apply the force in opposite direction. Here they are pulling the rope towards themselves and they are pulling the rope towards themselves, but rope is not moving. Why rope is not moving? Because the force applied from both the sides is equal. At the moment whenever anybody's force will be greater, at that time the rope will move towards the force where it is greater, and that team will be said to be winner team. Okay children, only this much today. We'll continue in the next period.